Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsen Pervez and welcome back to my YouTube channel. This video gonna all about IELTS academic writing task 1. So get your pen ready and let's go. Yo! ओके गाइस, सो सबसे पहले हम बात करते हैं IELTS एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के बेसिक चीज़ों के ऊपर. सो वी शुड टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल the thing is that time is the big concern in every IELTS module, like in listening, in reading, in writing and also in speaking. So academic IELTS में जो writing task 1 होता है उसके लिए हमें जो possible time मिलता है वो हमें 20 मिनट मिलते हैं. तो हमें वो 20 के 20 मिनट सारे के सारे हमें क्या करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है. तो मेरा जो आपको पर्सनल मशवरा है वो ये है कि हमेशा याद रखिए कि आप उन 20 में से जो 15 मिनट हैं वो टास्क को हल करने में लगाएं. जो बाकी के 5 मिनट हैं वो आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में लगाएं, जो कि एक बेसिक एक वे है उसको हल करने का. सो 20 मिनट्स होंगे हमारे पास आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में उसको सॉल्व करने के लिए. अब आते हैं वर्ड से. अब हमें वहाँ पे कितने वर्ड्स लिखने होंगे, क्योंकि ये भी एक मेन कंसर्न है, टाइम और वर्ड्स. सो हमें कितने वर्ड्स वहाँ पे लिखने होंगे. तो वैसे जो आइलेट्स का जो होता है 20 मिनट्स में आपने लिखने होते हैं 150 वर्ड्स. लेकिन मेरा यहाँ पे आपको एक पर्सनल, यहाँ पे भी आपको एक परसेप्शन जो अपनी देता हूँ, अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको देता हूँ, वो ये है कि आप आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में एटलीस्ट 175 वर्ड्स लिखो. क्योंकि कभी कभार हमारे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो काउंटलेस होते हैं. तो इस वजह से कोशिश करें कि उससे थोड़ा ज़्यादा लिखें. लेकिन आप इतने भी ज़्यादा वर्ड्स ना लिखें, लाइक आप 200 250 आप इतने भी वर्ड्स ना लिखें. क्योंकि याद रखिए कि आपके जितने वर्ड्स होंगे तो उनमें से आपकी जो गलतियाँ होंगी वो भी काउंट होंगी. तो उस हिसाब से आपको आपके आपके बैंड्स दिए जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे बैंड्स की बात करते हैं तो हमारे आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में हमें कितने बैंड्स मिलते हैं. तो याद रखिए कि जो आइलेट्स का एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 होता है इसमें आपके जो बैंड्स होते हैं वो 3 बैंड्स होते हैं. और 6 बैंड्स जो होते हैं आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 2 जो कि ऐसे होता है, उसके 6 बैंड्स होते हैं. कुल मिला के 9 बैंड्स होंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर. सो सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं कि आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है. को आपकी स्क्रीन पे ये दिखाया जा रहा है कि जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हमने किस तरह करना है. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद आपने ओवरव्यू देना है, उसके बाद बॉडी पार्ट 1 और बॉडी पार्ट 2. सो इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट पे होगा. सो हम देखेंगे कि हमारे पास आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क में जो भी टास्क आता है, टास्क लाइक आइलेट्स एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं. जैसे हमारे पास चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, हमारे पास ग्राफ आ सकता है, हमारे पास लीनियर ग्राफ आ सकता है, हमारे पास कोई मैप आ सकता है, कोई प्रोसेस साइकिल आ सकता है, कोई पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ सकती है. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इंट्रोडक्शन. और क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो जानदार, लाइक वो बहुत सॉलिड होना चाहिए राइटिंग टास्क 1 में. सो ये वीडियो जो है वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन पे होगी. तो आगे चलते हैं और मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए. तो याद रखिए कि इंट्रोडक्शन में जो आपका राइटिंग टास्क 1 की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम रीफ्रेज करते हैं. रीफ्रेज का मतलब ये होता है टू चेंज द वर्ड्स इन देयर सिनोनिम्स. ओके, मतलब आपके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग सेम रहें, बट वर्ड तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, उनकी वॉइस भी डिफरेंट होगी. तो सरप्राइजिंग का मतलब ये है कि टू चेंज द वर्ड्स इन देयर सिनोनिम्स. तो सपोज कर लेते हैं, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर हम एक ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं. Okay, the chart below shows the level of employment in different sectors of the UK economy from 1910 to 2010. और अगर हम जिसको रिफ्रेश करते हैं तो the bar chart illustrates how many people were employed in 4 major industry sectors in the UK between 1910 and 2010. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसको कैसे, इंट्रोडक्शन को जो स्टेटमेंट है इसको कैसे रिफ्रेश किया है.
तो ये आपने बिल्कुल भी अपने जो स्टेटमेंट है उससे हट के कुछ भी नहीं लिखना। जो स्टेटमेंट का थीम है वो वही रहे। एक बात हमेशा मेरी याद रखिए, जब भी आप इंट्रोडक्शन में रिफ्रेजिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसका सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज ना हो। इस बात पे आपने ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस, जो ओवरऑल सेंटेंस की एक ग्लेंस है, जो इसका एक मीनिंग है पूरे सेंटेंस का, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके, सो यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है। हम रिफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, तो आइए उसके लिए मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे। वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखिए। जैसे हमारे पास ये है द चार्ट बिलो, तो इसकी जगह मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ द लाइन चार्ट आर ग्राफ, द बार चार्ट आर ग्राफ, द पाई चार्ट एंड द ग्राफ। ये बात याद रखिए। एडिशनली आपने लिख सकते हैं लाइक अगर आप यहाँ पे लिख दो द लाइन चार्ट एंड ग्राफ, द बार चार्ट एंड ग्राफ, तो ये आपका गलत आंसर हो सकता है। इस बात को याद रखिए। मजीद ये कि आपने प्रिसाइज लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे हमारे पास द डायग्राम बिलो है तो इसको द डायग्राम ही लिख सकते हैं। और ये जो रेड लाइन में दिए गए हैं इनको आप हरगिज़ इसकी जगह रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसी तरह द मैप बिलो को द मैप ही लिख दो और द टेबल बिलो को द टेबल डेटा ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मजीद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे द चार्ट, डायग्राम, मैप, टेबल, शोज। अब शोज को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे ये टू शो है तो आप लिख सकते हैं द बार ग्राफ शोज। इसी तरह मजीद अगर हम आगे देखें द टू इलस्ट्रेट, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स, तो ये शो का सिनोनिम है इलस्ट्रेट। टू डिस्प्ले, द चार्ट डिस्प्लेज। ये क्योंकि यहाँ पे की वर्ड्स हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, द डेटा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन। याद रखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिसाइज लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। जो कीवर्ड होते हैं आपको, आप अगर उनको मेंटेन करते हो तो इसमें आपका कोई पॉइंट लॉस नहीं होगा। जैसे टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ओके, प्रिसाइज लैंग्वेज से हट के आप अगर अपने से कोई वहाँ पे वर्ड कन्वर्ट करते हो तो ये आपका जो बैंड होगा वो उसको स्कोर वो कम कर देगा। मज़ीद ये कि कुछ वर्ड से हम अपनी स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं लाइक विच, व्हाट, हाउ मच, हाउ। तो ये स्टेटमेंट ऊपर शो हो रही है। द चार्ट बिलो शोज द टॉप 10 कंट्रीज फ्रॉम ऑयल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन 2010 एंड 2015। तो आइए हम इनको यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इसको और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ये है द बार ग्राफ इलस्ट्रेट विच कंट्रीज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द मोस्ट ऑयल इन द टाइम पीरियड 2010 एंड 2015। एक और स्टेटमेंट आपको शो करवाते हैं। द बार ग्राफ शोज हाउ मच ऑयल वाज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड बाय लीडिंग कंट्रीज इन टू डिफरेंट पीरियड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे विच और हाउ मच को यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट को कैसे कंपैरेटिव सिचुएशन में ले आया हूँ। क्योंकि हमारे पास 2 ईयर्स थे तो हमने सोचा कि हम उसको एक कंपैरेटिव सिचुएशन में डाल देते हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए हम और वर्ड ऐड कर सकते हैं लाइक चेंजेस, अमाउंट, लेवल। तो आइए हम देखते हैं हम इनको कैसे यूज़ करके एक स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। लाइक द बार चार्ट डिस्प्लेस द अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड बाय द लीडिंग कंट्रीज इन द ईयर 2010 and 2015। And another statement is that the bar graph shows the change in production and consumption oil by 10 leading countries between 2010 and 2015। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे वर्ड्स ऐसे वर्ड हैं उनको यूज़ करके हम कैसे अपनी जो स्टेटमेंट होती है उसको मोर इवेल्युएटिव बना सकते हैं। ओके, अब जो टाइम पीरियड है हम उसको थोड़ा डिटरमाइन करते हैं। जैसे इन 2010 एंड 2015 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बिटवीन 5 ईयर्स। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन द ईयर 2010 एंड 2015। और दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इन टू टाइम पीरियड्स 2010 एंड 2015। और हमारे पास जैसे कुछ और आ जाते हैं और टाइम पीरियड आ जाते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ और ईयर्स हैं जैसे 1970 एंड 2020। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1970 टू 2020। और इनके दरमियान जो टाइम पीरियड आता है आप उनको भी लिख सकते हो अगर आप अपनी स्टेटमेंट को मज़ीद बेहतर करना चाहते हो। जैसे ओवर एंड ड्यूरिंग 50 ईयर्स पीरियड, क्योंकि 1970 और 2020 में 50 ईयर्स का जो गैप आता है तो आप उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और अगर 2 कंट्रीज आ जाएं लाइक इन इंडिया एंड इन द यूके तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो इन 2 कंट्रीज। और अगर ज़्यादा आ जाएं तो आप 3, 4 अप टू सोन ऐसे आप इसे लिख सकते हो। और मज़ीद अगर यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं तो इन फ्रांस एंड जर्मनी लाइक सपोज इन 2 कंट्रीज, इन 2 यूरोपियन कंट्रीज और इन 2 कंट्रीज इन यूरोप। और जब यूनिट्स की बात आ जाए तो ये बात याद रखिए यूनिट्स जो होती हैं पाउंड स्टर्लिंग में भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो यूनिट वो मिलियन में ही हो। तो आपने यूनिट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पे। ओके, सो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ली है
The chart below shows the number of tourists visiting Australia and Canada between 2012 and 2017. तो आइए हम अपनी स्टेटमेंट को हम एक ज़बरदस्त सा रिफ्रेश करते हैं. सो द चार्ट बिलो को तो मैंने लिख दिया द लाइन ग्राफ, और बिलो शोज तो मैंने लिख दिया उसको इलिस्ट्रेट. द नंबर ऑफ टूरिस्ट उसको मैंने चेंज कर दिया हाउ मेनी पीपल्स विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, तो मैंने उसको लिख दिया विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एज टूरिस्ट. और बिटवीन 2012 एंड 2017 तो उसको मैंने कर दिया कि उसके दरमियान गैप किया है ओवर अ 5 years पीरियड. तो ये आपकी एक स्टेटमेंट होती है जो आपको उसको रिप्रेस करते हो. तो ये आप देख भी सकते हो कि मैंने उसके जो ईयर्स का जो था गैप था मैंने उसको 5 years पीरियड कर दिया. एक और स्टेटमेंट इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं. द ग्राफ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ फॉरेन टूरिज्म इन टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज फ्रॉम 2012 एंड 2017. जो अभी आपको रिसेंटली पीछे इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो अभी नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं उसको मैंने अमाउंट ऑफ फॉरेन टूरिज्म को कन्वर्ट कर दिया. ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा टू कंट्रीज हैं तो हमने उसको टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में कन्वर्ट कर दिया. और बिटवीन 2012 एंड 2017 को मैंने वैसे का वैसे लिखा. आप इसको यहाँ भी ये भी लिख सकते हो ओवर पीरियड ऑफ 5 years. ओके सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि एकेडमिक आइलेट्स राइटिंग टास्क 1 जो होता है इसमें इसके मल्टीपल टास्क होते हैं. जैसे आप अब लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं पाई चार्ट है, राइट साइड पे एक पाई चार्ट है, और उसके बिलो जो आप देख सकते हो एक ग्राफ है. तो हमारे पास जो टास्क है द चार्ट बिलो शोज हाउ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये स्टेटमेंट भी चेंज कर सकता है, उसको पाई चार्ट में भी दे सकता है, ग्राफ में भी दे सकता है, और किसी भी सिचुएशन में इसको डाल सकते हैं. ओके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट आ गई है द चार्ट इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ. तो वहाँ पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड था और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज लिख दिया, और अर्थ ग्लोबल को मैंने अर्थ लिख दिया, ऑन अर्थ लिख दिया. ओके और अच्छा करने के लिए आप लिख सकते हैं द चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ and examine their distribution across various types of water and different region of the world. तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दोनों की दोनों फॉर्म्स जो हैं आपको आपके पूरे के पूरे बेंड्स दिलवाएंगे. ओके सो रीफ्रेजिंग परफ्रेजिंग थी. अगर आपका चार्ट आ जाए, टेबल आ जाए जो कि डेट्स के बगैर हों, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. आगे हम देखते हैं कि हम अगर मैप का हमारे पास कोई सीन आ जाए तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं. The map below show Westfield University as it now and the plans for its development. तो आइए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं जब मैप की ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए. ओके सो द मैप बिलो को मैंने द मैप लिख दिया. बिलो को इलस्ट्रेट और वेस्टफील्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि वो नाउन है तो उसको मैंने चेंज नहीं किया. एज इट नाउ बिफोर एंड द प्लान्स फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड आफ्टर इट्स प्रपोज रीडेवलपमेंट. ओके जो चेंजेस हैं हम उसको चेंज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. द मैप डिस्प्ले द मेन चेंजेस दैट आर प्रपोज इन वेस्टफील्ड यूनिवर्सिटी अप until 2030. और इसी तरह द मैप प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट विल चेंज इन वेस्टफील्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर इट्स रीडेवलपमेंट. तो जैसे हमने चार्ट का इंट्रोडक्शन किया था, अभी हम देखते हैं हम आप पे हमारे सामने ये मैप है, तो मैप को हम कैसे रिप्लेस करके उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं. ऊपर स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है. The map below shows Newbury High School in 1980s as it now and the plans for its development. तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. The maps illustrate the main changes that have taken place in Newbury High School, from 1980 until the present moment and the proposed development up until 2030. तो ये हमने अपनी इस वाली स्टेटमेंट को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया. अब मैप से या डायग्राम में हमेशा याद रखिए कि उसमें प्रोसेसेस शो किए जाते हैं, स्टेजेस शो किए जाते हैं जो कि या तो बड़े होते हैं या तो कम हो रहे थे. जैसे आपको यहाँ पे एक नोट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसके रिलेटेड भी एक लेते हैं. जैसे द डायग्राम बिलो शो द स्टेजेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस. तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम ड्रिंक कैंस. And the diagram provides information about how aluminum drink cans are recycled. मजीद इसके ऊपर एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. The diagram display the stages involved in aluminum drink cans recycling. तो ये 3 पॉसिबल वे थे कि आप डायग्राम को
डायग्राम वाली स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे रिफ्रेश कर सकते हो। ओके, मजीद एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे द डायग्राम बिलो शोज द जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो द डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन अ जियोथर्मल स्टेशन। Okay, guys, these were are the possibilities that how we can write a solid introduction about a chart, graph, diagram, or map, or something else in our academic writing task 1. So मेरे ख्याल से अब आपको इन चीज़ों पे मुश्किल होने वाली कोई बात नहीं है। तो याद रखिए एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जिसमें हम ओवरव्यू लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, और समटाइम्स बॉडी पैराग्राफ 3 होता है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 3 मेरे ख्याल से नहीं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थी ओवरऑल एक सॉलिड इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो कि आईएलटीएस एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 में आप लिख सकते हो, आपको कैसे डिपिक्ट करना होगा वहाँ पे। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट and to make more videos on IELTS academic writing task 1, because we have also the body paragraph 1, the overview, the body paragraph 1, the body paragraph 2, and also we have a lot of things to do. So keep supporting, keep loving, and keep sharing my YouTube channel links, and please like, subscribe, and I will see you again inshallah. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।